डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एके मैथ्स एकेडमी। आज फिर से हम लेकर आए हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन क्या है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ यदि अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर यूनिट वेक्टर्स है तो द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर हमसे पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, जैसे हमें गिवन है कि क्या है, ऑर्थोगोनल है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो अल्फा का नॉर्म जो बनेगा इक्वल टू 1 एंड बीटा का नॉर्म यहाँ पर हमारे पास यू भी 1 हो जाएगा और अल्फा कामा बीटा के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछी गई है। तो डी डिस्टेंस बिटवीन अल्फा कामा बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म। होता है कि नहीं होता है। जैसे ही हम इसको नॉर्म को खोलते हैं तो अंडर रूट आ जाएगा हमारा अल्फा माइनस का बीटा कामा अल्फा माइनस का बीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट यहाँ पर अल्फा के नॉर्म का स्क्वायर और प्लस का बीटा के नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा कामा बीटा के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे अंडर रूट अल्फा के नॉर्म का स्क्वायर 1 जमा बीटा के नॉर्म का स्क्वायर 1 जमा, और ये आपका जो बन जाएगा 0 माइनस 0। जैसे ही 0 करोगे तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 2। तो अल्फा और बीटा के जो बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो अंडर रूट, यानी कि बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यदि एस सबसेट है ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। अगर एस सबसेट है किसका, इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का, तो देन तब हमसे क्या पूछा गया है, एस के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि एस का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले तो वो एस में चला जाता है, और हमें क्या फाइंड करना है, एस के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास, ये हमें अभी पता चला ना, एस आ गया। अगर मैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या आ जाएगा, एस का कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यदि W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस है वो फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस के, देन तब W1 जमा W2 का हमसे क्या पूछा गया है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे इसका, देखिए ये हमें डायरेक्टली फार्मूला बेस क्वेश्चन होता है कि जैसे W1 जमा W2 का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो इसको डायरेक्टली याद रखिए क्या, कि W1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किसके, W2 के कॉम्प्लीमेंट के। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ऑफ एफ, तो अल्फा कामा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है उसका मैं मॉडुलस लेता हूँ। अगर उसका मॉडुलस लेता हूँ तो क्या आंसर बनता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो 4 है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अल्फा का नॉर्म इनटू बीटा का नॉर्म। तो अल्फा के नॉर्म इनटू बीटा के नॉर्म के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्या बोलता है कि 2 वेक्टर्स है मेरे पास अल्फा एंड बीटा, 2 वेक्टर्स हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के, किसी के भी वे ऑर्थोगोनल कहलाओगे, अगर वे ऑर्थोगोनल कहलाओगे अगर उनकी जो डिस्टेंस यानी कि जो उनका जो इनर प्रोडक्ट है, अगर वो इनका इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर इक्वल टू 0 के हो जाता है तो यहाँ पर जो बन जाएंगे आपके ऑर्थोगोनल बन जाएंगे दोनों वेक्टर्स, उनका इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इस सेट हमारे पास सेट है एस कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड एन, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल ही कहलाएगा। वैसे तो यहाँ पर आपका ऑर्थोगोनल ही बन जाएगा, छठे का ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि बीटा इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n इज एनी फाइनाइट ऑर्थोगोनल सेट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एंड, यदि बीटा एक कोई वेक्टर है वी का, देन तब हमें क्या गिवन है कि समेशन एन आई इक्वल टू 1 टू m, और बीटा कॉमा अल्फा का जो मैं इनर प्रोडक्ट ले और उसका जो मॉडुलस उसका स्क्वायर, तो ये लेस देन इक्वल टू किसके बन जाएगा भाई, ये लेस देन इक्वल टू आपका बन जाएगा बीटा के नॉर्म का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, बीटा के नॉर्म का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V, इफ यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज बेसिस है फॉर W की, अगर ये बेसिस हमें गिवन है W की, देन तब जो बीटा है वो बिलोंग्स कर रहा है W के कॉम्प्लीमेंट में इफ एंड ओनली इफ, तो इसके जो W के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग्स कर जाएगा। तो कब बिलोंग्स करेगा, ये बिलोंग्स तब करेगा जब बीटा और अल्फा आई का जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है अगर वो क्या हो जाए 0। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट W बी एनी सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ W जमा डायमेंशन ऑफ W का जो कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों की जो डायमेंशन होगी, क्वेश्चन नंबर 9 वो डायमेंशन V के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गिवन होता है ना कि डायमेंशन ऑफ W जमा डायमेंशन ऑफ W का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसका, डायमेंशन ऑफ V बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्म और लेंथ ऑफ द वेक्टर अल्फा इज डिफाइंड एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
नॉर्म हो या लेंथ हो उसको वेक्टर्स की, तो उसको कैसे डिफाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 उसको डिफाइंड करते हैं कैसे, अल्फा का जो नॉर्म जैसे हम निकालते हैं ना, अल्फा का नॉर्म इक्वल टू, इसका मतलब होता है अल्फा कामा अल्फा का इनर प्रोडक्ट स्पेस, और या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए अल्फा कामा अल्फा का इनर प्रोडक्ट स्पेस की पावर 1/2, तो ये भी आपका आंसर बन जाएगा, आंसर ये 10 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर ये पूछा गया है, इसमें से करेक्ट है ये, जैसे हमें गिवन है कि अल्फा कामा ए बीटा जमा बी गामा का जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो इक्वल टू ए का मॉडुलस ए अल्फा कोमा बीटा का इनर प्रोडक्ट स्पेस जमा बीटा बार बी बार अल्फा कोमा गामा का इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ यदि अल्फा एंड बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन, तब यहाँ पर हमसे पूछा गया है बिल्कुल डायरेक्ट, फिर फॉर्मूला ही फॉर्मूला खोलना है, जैसे हम यहाँ पर जानते हैं कि अल्फा जमा ये जमा बी का और स्क्वायर हम जानते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या कि अल्फा का नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा और जमा बीटा के नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे माइनस करोगे तो 2 अल्फा कामा 2 गुना रियल पार्ट करते थे अल्फा कामा बीटा, यहाँ पर रियल पार्ट हो जाएगा, ऐसे ही सोल्व करोगे ना, तो ये माइनस में था और यहाँ पर प्लस में है, तो इससे जो है ना वो इससे वाला कट जाएगा जो अगले वाले से आएगा, तो अल्फा का नॉर्म का स्क्वायर अगले वाले का अल्फा का नॉर्म का स्क्वायर, बीटा के नॉर्म का स्क्वायर और अगले वाले के बीटा का नॉर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर अपना ऑप्शन ए। कौन सा बन जाएगा भाई, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि कोई ऑर्थोगोनल सेट अगर मिले तो वो किसी वेक्टर से कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है और मैं उसका कोई ऑर्थोगोनल सेट ले रहा हूँ, तो वो ऑर्थोगोनल सेट क्या बन जाएगा, वो ऑर्थोगोनल सेट कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको डायरेक्टली याद रखना कि अगर हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है और मैं उसका एक सेट ले रहा हूँ जो सेट क्या ऑर्थोगोनल है, तो जो ऑर्थोगोनल सेट है वो कहलाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, डायरेक्टली याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ए बेसिस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस दैट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 की क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहलाएगी आपके। क्वेश्चन नंबर 16, लेट डब्ल्यू बी एन सब स्पेस ऑफ एन इनफाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का, देन प्रोजेक्शन थ्योरम, जो प्रोजेक्शन थ्योरम है वो यहाँ पर पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 16 की पूछी गई है कि जो प्रोजेक्शन थ्योरम है वो डायरेक्टली होते हैं v इक्वल टू डब्ल्यू डायरेक्शन w का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, t इज सेड टू बी नॉर्मल ऑपरेटर कहलाएगा, यदि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्टार के बराबर हो जाए तो यहाँ पर आपका नॉर्मल ऑपरेटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टी सेट टू बी यूनिटरी ऑपरेटर कहलाएगा, यदि वो यूनिटरी ऑपरेटर कहलाएगा, देखिए हम जानते हैं कि अगर वो यूनिटरी कहलाता है, अगर टी इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ मैं तो वो इक्वल टू आइडेंटिटी का बराबर आ जाए तो यूनिटरी ऑपरेटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्लीट एन बाय एन मैट्रिक्स इज सेट टू बी नॉर्मल, तो नॉर्मल कहलाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर नॉर्मल बन जाएगा, अगर स्टार इक्वल टू ए बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डिटर्मिनेट करो यूनिटरी ऑपरेटर हैज एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्वेश्चन नंबर 20 तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, सभी को जानते होंगे कि वो क्या रखता है, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एवरी एंट्री ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ ए पॉजिटिव मैट्रिक्स इज, तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव मैट्रिक्स में पॉजिटिव याद रखिएगा कि प्रत्येक एंट्री मेन डायगोनल की ऑफ ए पॉजिटिव मैट्रिक्स की तो पॉजिटिव बनेगी डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 22, टी सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो टी स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर 22 में क्या बन जाए, बी बन जाएगा, टी स्टार बराबर माइनस टी हो जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। टी हैज एन एडजॉइंट टी स्टार, तो टी जो है वो एडजॉइंट रखेगा, अगर क्या बन जाए आपका 23 अगर ये बन जाएगी टी अल्फा कामा बीटा का इनर प्रोडक्ट स्पेस इक्वल टू अल्फा बार टी स्टार बीटा फॉर ऑल अल्फा और बीटा चाहे कोई भी एलिमेंट हो वी का। क्वेश्चन नंबर 24 हमें गिवन है कि ए इक्वल टू हमें 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है, देन तब एडजॉइंट स्टार ऑफ ए इज गिवन बाय, तो हमसे क्या पूछा गया है, इसका कॉम्प्लीमेंट इसका एडजॉइंट यहाँ पे पूछा गया है, तो एडजॉइंट यहाँ पर कैसे निकालते हैं देखिए, डायरेक्टली मैं बताता हूँ भाई। क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे निकालते हैं कि देखिए जैसे हमारे पास ये 2 डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो हमें इनके क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इनका केवल साइन चेंज करना होता है। जैसे 2 जमा 3 आयोटा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा, और जैसे हमारा 2 जमा 7 आयोटा है तो मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। और जो हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स है हम क्या कर रहे हैं, इनके सिर्फ पोजीशंस को चेंज करते हैं, इसकी पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो पोजीशंस को जैसे ही हम यहाँ पर इसकी चेंज करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 6 माइनस 9 आयोटा, यहाँ पर बन जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या पूछा गया है कि लेट हमें 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है, देन ए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी फॉर विच पी की पावर टी ए पी डायगोनल इज गिवन बाय, तो एक डायगोनल कहलाएगा कब, अगर यहाँ पर देखिए अगर ये बन जाए ना p इक्वल टू 1/√2 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 तो ये कहलाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, लेट यू एंड डब्ल्यू बी द सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब डिफाइंड बाय, से डिफाइंड है कि यू इक्वल टू ए बी सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी गिवन है, एंड डब्ल्यू हमें गिवन है कि ए बी सी का नेट प्रोडक्ट स्पेस, ये इसको कोई सबसेट मान के चलेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तब यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, अगर आर क्यूब इक्वल टू बनता है यू डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 27, यदि टी इज स्क्यू, अगर टी स्क्यू है देन तब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 ये क्या लाएगा आपका, टी स्क्वायर तो स्क्यू हो जाएगा, बट टी जो क्यूब है वो स्क्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए समझिए, वो इसलिए नहीं होगा कि जैसे हम निकाल देते ना कि टी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो वो माइनस का टी हो जाता था, होता था कि नहीं। अब जैसे ही मैं ऐसे करूँगा ना कि टी स्क्वायर का भी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर टी की पावर टी का भी स्क्वायर कर सकते हैं, और ये टी की पावर टी यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है माइनस टी का बताया, और माइनस टी का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टी। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, टी की पावर क्यू इक्वल टू, तो यहाँ पर दो की वैल्यू मिली, वो क्या मिली हमें, पॉजिटिव मिली, तो पॉजिटिव मिल जाएगी, और तीसरी की वैल्यू निगेटिव में, तो इसलिए स्क्यू नहीं हो पाएगा। तो इसमें सिर्फ आंसर बनेगा 27 का बी करेक्ट आंसर, क्योंकि टी स्क्वायर तो स्क्यू कहलाएगा, टी क्यूब स्क्यू नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि T1 and T2 be two congruent operators है, then T1 स्टार and T2 स्टार्स और आल्सो, तो ये क्या लाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट ही कहलाएंगे। देखिए हमारे पास क्या है कि दो कॉन्ग्रुएंट ऑपरेटर्स है, देन तब जो T1 स्टार अगर मैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट देखूँ और इसका भी कॉम्प्लीमेंट देखूँ तो वो भी कॉन्ग्रुएंट में ही जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलिए, द जीरो वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस आर की पावर 4 इज, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका ही डायरेक्टली। देखिए फोर्थ ऑर्डर का हमें गिवन है तो फोर्थ ऑर्डर के ही जीरो चाहिए, क्यों, जीरो वेक्टर हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एंड which of the coefficient are the element of the field I of P over the field I of P, P is prime number कहलाएगा अगर P की पावर n प्लस 1 हो जाए, क्या हो जाए, P की पावर n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलिए, द वेक्टर स्पेस V3R इज ऑफ डायमेंशन, तो वेक्टर है स्पेस ये मेरे पास V3R है, तो यहाँ पर हमसे इसकी डायमेंशन पूछी गई है, तो डायमेंशन आप डायरेक्टली लगा दीजिए, 3 डायमेंशन हो जाएगी। हमारे पास क्या है कि एक हमें यहाँ पर V वेक्टर स्पेस है 2x2 मैट्रिक्स का, और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ V पूछी गई है, तो डायमेंशन ऑफ V यहाँ पर 4 हो जाएगी, 2 × 2 4। क्वेश्चन नंबर 33, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस C2R, तो C2R की यहाँ पर क्या पूछी गई है, डायमेंशन पूछी गई है, तो डायमेंशन यहाँ पर हो जाएगी आपकी 4। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलिए, W इज सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, देन डायमेंशन ऑफ V बाय W, तो डायमेंशन ऑफ V बाय W यहाँ पर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ V माइनस का डायमेंशन ऑफ W। जैसे आपने देखा होगा कि log A माइनस अगर हम करते थे ना, log A माइनस B इक्वल टू log A हो जाता था यहाँ पर, और अपॉन में log B हो जाता था, ऐसे ही तो करते थे ना। तो वही कुछ तरीके से यहाँ पर ऐसे ही देखा गया है कि डायमेंशन ऑफ V बाई W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस का डायमेंशन ऑफ W, डायरेक्ट याद रखिएगा, आंसर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, यदि हमें M गिवन है 3,1 इज ए लीनियर सब्लिमेशन है ऑफ वेक्टर्स इनका, तो इन R² R³ में, देन द वैल्यू पे, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया भाई, M की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर M की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। कैसे 5 हो जाएगी, आइए देखते हैं। देखिए ये जो लीनियर सब्लिमेशन है ना, M, 3, 1 ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, ये इसके इक्वल टू होना चाहिए 3, 2, 1 और क्या जमा, और ये होना चाहिए 2, 1, 0, तो ये दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। जैसे 3 2 जमा 1 3, जैसे 1 यहाँ पे गिवन है तो 1 जमा 0 कितना हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ पर m की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 3 जमा 2 इक्वल टू किसको हो जाएगा 5, तो m की वैल्यू 5 डायरेक्टली याद रखिएगा, m की वैल्यू 5 इज शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 36, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, यहाँ पर हमें वेक्टर स्पेस गिवन है C ऑफ R, तो उसकी यहाँ पर क्या पूछी गई है, यहाँ पर उसकी डायमेंशन पूछी गई है, तो डायमेंशन यहाँ पर इसकी हो जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 37, लेट W1 एंड W2 कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता भी होगी इसकी थ्योरम क्या होती है, तो सब जानते होंगे सभी बच्चे की, डायमेंशन ऑफ W1 जमा W2 की जो डायमेंशन होती है उसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है, क्या होता है भाई, डायमेंशन ऑफ W1 जमा डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन ऑफ कितनी बन जाएगी W2 और माइनस का यहाँ पर बन जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के, सभी जानते हैं भाई। डायमेंशन ऑफ W1 जमा W2 गिवन है, कितनी गिवन है 3 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 कितनी गिवन है 2 जमा डायमेंशन ऑफ W2 2 गिवन है, यहाँ पर x मान के चलेंगे, 2 और 2 4 चाहे दर्जा कितना बन जाए, तो x की वैल्यू डायमेंशन यहाँ पर माइनस है सॉरी, तो यहाँ पर x की जो डायमेंशन बन जाएगी वो बन जाएगी 1। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जो बन जाएगी आपकी डायमेंशन 1 बन जाएगी 37 का। अब चलिए
क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पेंड बाय, इसके द्वारा जो स्पेंड है उसकी यहाँ पर हमसे डायमेंशन पूछी गई है 38 की। 38 की जो डायमेंशन बन जाएगी वो यहाँ पर कितनी बन जाएगी भाई, 2 डायमेंशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेंड बाय, इसके द्वारा जो स्पेंड है एंड ये जो गिवन है इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम जैसे डायमेंशन पूछी गई है 39 की, तो 39 की जो डायमेंशन यहाँ पर बन जाएगी आपके 1 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, इन द वेक्टर स्पेस आर क्यूब, ये वेक्टर स्पेस है द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स 3, 5, -2 रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कुछ इस टाइप से बनेगा कि क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई आपको, लेंथी क्वेश्चन है 3, 5, -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इफ यदि यूएफ एंड वीएफ आर टू वेक्टर स्पेसिस और टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो द रेंज सेट ऑफ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा याद करके जाइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर यूएफ और वीएफ मेरे पास दो टाइम वेक्टर स्पेस है और टी कोई मैपिंग है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी पे, तो रेंज सेट टी जे सब स्पेस ऑफ, तो ये सब स्पेस किसका होता है, वी का सब स्पेस होता है, ठीक है, जो रेंज सेट होता है वो वी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यूएफ से इनटू ए वेक्टर स्पेस वीएफ पर इनटू ए वेक्टर स्पेस वीएफ विद यू इज फाइनाइट डायमेंशन, द रैंक ऑफ टी इज गिवन इज द डायमेंशन ऑफ द, तो टी जो यहाँ पर डायमेंशन होती है, देखिए रैंक होता है रेंज ऑफ टी, यानी कि द एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज टी, तो रेंज टी में जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी रैंक के अलावा की सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि यू मेरे पास कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और फील्ड पर and let V be n dimensional vector space over field F पर, then the vector space and UF of all linear transformations from U into V, तो is finite dimensional कहलाएगी एंड इनकी जो डायमेंशन है हमसे डायमेंशन पूछी गई है, तो डायमेंशन हो जाएगी m into n। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बन जाएगा m into n। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अगर t कोई ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास V2R से V3R पर और इस प्रकार से डिफाइंड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द नल्टी ऑफ टी यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर नल्टी ऑफ टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर होती है भाई, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि व्हेन द कंडीशन, वो कंडीशन बताओ जिसमें जो टी इनवर्स है, वो जो इमेज है मैपिंग है ना टी इनवर्स, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए W2V और W2V पर हो जाए, तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि भाई हमारे पास टी शुड भी 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। कैसे देगी, यदि मैं मान के चलूँ ये मेरे पास है U ऑफ F है और यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ V ऑफ F है, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एलिमेंट है A B 0 टाइप करके, यहाँ पर एलिमेंट है A डैश B डैश और 0 डैश टाइप करके, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक मैपिंग है मेरे पास T जो A से A पर मैप करती है, B से B पर मैप कर रही है और 0 से 0 पर मैप कर रही है। तो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि एक मैपिंग अगर मैं यहाँ पर मान कर चलता हूँ टी इनवर्स अपोजिट मैपिंग अगर मैं मान कर चलता हूँ, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी कब, अगर जो मैं पहली मैपिंग है टी वो 1 1 होनी चाहिए, यानी कि एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए और ऑन टू होने चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है, देखिए मेरे पास इस साइड में कितने एलिमेंट है 3 और तीनों किसी न किसी तरीके से मैप है, तो इसको बोलते हैं ऑन टू। इन टू किसको बोल लेंगे, अगर मेरे पास मैं मान के चलता A B C और 0 डैश टाइप करके चलता और दो की इमेज इन दो के साथ में अगर दिखा देता और तीसरा एलिमेंट और 0 की इमेज 0 दिखा देता, यहाँ पर एक एलिमेंट मेरे पास फाल्तू हो जाता, तो ये जो एलिमेंट है इसके एलिमेंट की वजह से ये कहलाता इनटू। तो अब ये इनटू नहीं है, हमें क्या चाहिए ऑन टू। अगर कोई मेरे पास ट्रांसफॉर्म यानी कोई मैपिंग है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं उसका इन्वर्स भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूँ तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि वो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलिए, लेट एफ बी यानी फील्ड है एंड लेट टी बी लीनियर ऑपरेटर ऑन एफ स्क्वायर पर है, डिफाइंड बाय डिफाइंड है कि टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी कमा ए। तो यहाँ पर जो ये मैपिंग है ये कैसे डिफाइंड हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देखिए उस तरीके से हो जाएगी बी कमा ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 47, लेट टी भी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द वेक्टर स्पेस V2 डिफाइंड वैसे डिफाइंड है कि टी ऑफ ए कमा बी इक्वल टू ए कमा 0 द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द आउटवर्ड बेसिस 1 कमा 0 0 कमा 1 ऑफ V2F इज क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है, ये इसका आंसर द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस, मैट्रिक्स पूछा गया था इस ऑर्डर्ड बेसिस के रिलेटेड, तो यहाँ पर मैट्रिक्स फाइंड करना होता है बेसिस से। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, द ट्रांजिशन मैट्रिक्स P मेरे पास है फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस टू द ऑर्डर्ड बेसिस पूछा गया 1 1 -1 0। तो क्वेश्चन नंबर 48 को सोल्व करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 48 में आपका ये बन जाएगा 1 -1 1 0। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है,
लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 by 2 एंड मैट्रिक्स ओवर द फील्ड आर एंड लेट हमने मान लिया इक्वल टू 1, 2, 3, 4 लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वी डिफाइंड वैसे डिफाइंड है कि टी ऑफ एन इक्वल टू एन द रेट द ट्रेस ऑफ टी, यहाँ पर ट्रेस ऑफ टी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 49 में। ट्रेस ऑफ टी यहाँ पर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलिए, लेट वी बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और द फील्ड पर द डायमेंशन ऑफ द डुअल स्पेस ऑफ वीज, तो वी के जो डुअल स्पेस है उसकी डायमेंशन पूछी गई है, तो डायमेंशन यहाँ पर 10 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर एन हो जाएगी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 51, गिवन बेसिस, मेरे को बेसिस गिवन है बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इट्स डुअल बेसिस क्या लाएगा बी डैश f1 f2 f3, देन तब ये अगर इक्वल टू बनना चाहिए ए बी सी के डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, और जब स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है तो डायरेक्टली याद रखिएगा ए बी सी टाइप में होना चाहिए, बस इसको ये रट्टा मार के जाइए। क्वेश्चन नंबर 52, if यदि ऐसी जानी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी हैव देन द एनिलेटर इज गिवन, ये सब स्पेस होती है, किसका सब स्पेस होता है? 52 क्वेश्चन, किसका सब स्पेस होना चाहिए भाई? तो ये सब स्पेस होना चाहिए वी डैश का, देखिए वी डैश का सब स्पेस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, लेट वी बी एन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड पर इफ यदि ऐसी जानी सब स्पेस सबसेट ऑफ वी का देन एस एनिलेटर का, एनिलेटर का आप निकल लोगे तो होना चाहिए हमारा 53 का लीनियर स्पान ऑफ एस के द्वारा ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 पे देखिए, लेट वी एंड वी हैव बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड पर एंड लेट हमने मान लिया टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू इनटू वी से, सपोज मान के चल रहा हूँ कि जो वी है हमारे पास वो फाइनाइट डायमेंशनल है, देन रैंक ऑफ टी जमा नल्टी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ किसके होना चाहिए? ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपका 54 क्वेश्चन, ये आपका डायमेंशन ऑफ यू आपने पढ़ा भी होगा कि बराबर रैंक ऑफ टी जमा नल्टी ऑफ टी, अगर आप जोड़ोगे तो बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ यू के। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, लेट माने का चल रहा हूँ मैं यू एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड लेट T1 T2 बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी पर T1 एंड T2 इन्वर्सिबल है देन T1 T2 इज इन्वर्सिबल एंड T1 T2 का होल इनवर्स बराबर होना चाहिए T2 का इनवर्स इंटू T1 का इनवर्स, ये आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ना ये, इसका आपने फॉर्मूला देखा भी होगा कि जैसे ही हम निकालते थे ना T1 इंटू T2 का अगर मैं होल इनवर्स करता था तो ऐसे बनता था कि T2 का इनवर्स और T1 का इनवर्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, ए लीनियर ऑपरेटर है मेरे पास में टी और स्क्वायर बाय डिफाइंड वैसे डिफाइंड है कि टी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई कोमा सी एक्स प्लस डी वाई विल बी इन्वर्सिबल, ये इन्वर्सिबल कहलाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 56 ये इन्वर्सिबल कहलाएगा अगर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू, अगर ये जीरो बन जाए तो ए डी माइनस बी सी अगर नॉट इक्वल टू जीरो के बनता है तो इन्वर्सिबल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अब यदि टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर पर डिफाइंड वैसे डिफाइंड है कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉमा वाई, देन तब टी स्क्वायर एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसका राइट आंसर एक्स माइनस 2y कॉमा वाई, ये सोल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, लेट मान के चल रहा हूँ ये बी स्क्वायर है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का और फील्ड है पर द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, तो इज कॉल्ड द, वो क्या कहलाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा ट्रेस ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड पर द डुअल स्पेस ऑफ वी इज आल्सो कॉल्ड द, तो ये क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ वी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड पर लेट माना डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वी, देन तब डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जमा डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू का जो एनिलेटर है बराबर किसकी डायमेंशन का बनना चाहिए? वो डायमेंशन बननी चाहिए वी की डायमेंशन। इस फार्मूले को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 60। 61 क्या कहता है? 61 कहता है लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसिस है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V कहते हैं, तब W1 जमा W2 का एनिलेटर इक्वल टू W2 W1 का एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 का एनिलेटर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा W1 का एनिलेटर इक्वल टू ये बनना चाहिए आपका A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन क्या रहा है, अगर मेरे पास है W1 W2 तो सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V के एंड इफ यदि V बराबर W1 डायरेक्ट सम W2 देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर यहाँ पर लगा सकते हो, V डैश इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2 का एनिलेटर। क्वेश्चन नंबर 63 S1 S2 दो सबसेट है मेरे पास में, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए 2-3 क्वेश्चन जो हमारे पीछे कर गए ना, फिर 60 59 को छोड़ के 60 61 62 और 63 और ये 64 क्वेश्चन, ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे। 3 पार्ट से एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्या पूछा है कि S1 S2 दो सबसेट है मेरे पास में, तो अगर मैं देखता हूँ कि S1 सबसेट S2 इस प्रकार मेरे को गिवन है, दो सबसेट भले ही है तो वो इस प्रकार है कि S1 सबसेट S2 का है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा S2 का एनिलेटर सबसेट होता है एनिलेटर S1 के एनिलेटर के डायरेक्ट फार्मूला।
क्वेश्चन नंबर 64, लेट इफ यदि v is finite dimensional and w is a subspace of v, then w dash is isomorphic to, तो जो w dash है वो isomorphic कहलाएगा किसके, v by w के एनिलेटर के। क्वेश्चन नंबर 65, गिवन बेसिस, मेरे को बेसिस गिवन है जो सेट बी है 2 1 3 1 4 आर स्क्वायर डुअल बेसिस बी डैश पर f1 f2 वेयर जहाँ। क्वेश्चन नंबर जो 65, क्वेश्चन नंबर 65 में ये इस प्रकार से बनेगा f1 इक्वल टू 3b माइनस ए माइनस 2b। भाई ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम, तो सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं वो सेम क्या चीज रखते हैं, तो वो सेम रखते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई, सिमिलर मैट्रिक्स उनका डिटर्मिनेंट सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, लेट ए एंड बी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए वेक्टर स्पेस वी एफ, देन बी इज सेड टू बी सिमिलर टू ए का कहलाएगा यदि देयर एग्जिस्ट ऑन इनवर्सिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सी ऑन वी सच दैट, इस प्रकार आएगी। क्वेश्चन नंबर 67 ये देखिए, बी इनवर्स इक्वल टू सी एस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 68, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए वेक्टर स्पेस वी सच दैट, इस प्रकार आएगी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आयोटा प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो कैप। ये क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, टी इज इनवर्सिबल कहलाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए। क्वेश्चन 69 पर चलिए, इफ यदि ए कमा बी एंड सी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए वेक्टर स्पेस वी एफ पर सच दैट, इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू सी ए बराबर आइडेंटिटी, देन तब जो देन यहाँ पर वो कंडीशन पूछी गई है, तो फिर क्या कहलाएगा आपका 69 में, ये कहलाएगा आपका इज इनवर्सिबल, आप सब जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे हमें गिवन है कि टी ए कॉमा बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए कॉमा माइनस ए जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब पर, देन तब नल्टी ऑफ टी यहाँ पर पूछी गई है, तो नल्टी ऑफ टी यहाँ पर हो जाएगी कितने, जीरो, तो नल्टी ऑफ टी यहाँ पर जीरो लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ एन बाई एन मैट्रिक्स का और द फील्ड पर लेट बी बी ए फिक्स्ड एन बाई एन मैट्रिक्स, यदि टी ऑफ ए इक्वल टू ए बी माइनस बी है, तो देन तब जो टी है वो कहलाएगा आपका लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 72, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स की पावर टी एक्स इन 3 वेरिएबल्स इन इक्विवेलेंट टू द डायगोनल फ्रॉम, ये डायगोनल फ्रॉम इससे है, देन द क्वाड्रेटिक फ्रॉम, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी हमारी एक्स की पावर टी एक्स, वो बन जाएगी आइडेंटिफाई इनडेफिनिट बन जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है मेरे पास x की पावर t ax in 3 variables is in equivalent to the normal form is if यदि s is the signature of this quadratic form, then तब क्वेश्चन नंबर 63 ये बन जाएगा s इक्वल टू -1 के। क्वेश्चन नंबर 74, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म x की पावर t x इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट डिपेंड ओनली यदि और केवल यदि द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए आर ऑल ग्रेटर देन 0 एंड लीस्ट वन आइगन वैल्यू एट ए इज 0 होनी चाहिए। 75, if यदि the order r is the rank and s is the signature of a real quadratic form in n variables में, then the quadratic form is negative semi definite if यदि कैसी बन जाए, अगर s इक्वल टू r के हो और लेस देन किसके हो, n के हो। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, a real quadratic form is 3 variables in equivalent to the डायगोनल फॉर्म, या जो इक्वेशन देन तब जो द क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी बनेगी, पॉजिटिव एंड सेमी डेफिनिट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 77, द बाइलिनियर फॉर्म बी एक्स कोमा वाई एक्स की पावर टी एक्स इज सेड टू बी एसिमेट्रिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर फॉर्म में बन जाएगा यदि द मैट्रिक्स ए इज ए, अगर ये मैट्रिक्स क्या बन जाता है, सी, अगर ये आपका सिमेट्रिक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, द क्वाड्रेटिक फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल के जो एलिमेंट है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डैश 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 कितना, लैम्डा n, तो 78 क्वेश्चन यहाँ पर ए लैम्डा 1 एक्स का 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 एक्स 2 का स्क्वायर, लैम्डा n एक्स n का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है भाई, उसका 78 का ए इज द राइट आंसर। 79 क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसके फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है 79 क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म ये बन जाएगी। सोल्व कर लेना, लेंथी क्वेश्चन है भाई, इसको ऐसे नहीं करा सकते। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है टू रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल्स आर इक्विवेलेंट कहलाएगा पेंड ओनली पे, केवल दे हैव द सेम, अगर वे सेम क्या रखते हैं, अगर वो सेम यहाँ पर रैंक रखते हैं तो ठीक है, वो इक्विवेलेंट कहलाओगे। क्वेश्चन नंबर 81, द नंबर ऑफ थ्योरी नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन एनी टू नॉर्मल रिडक्शन ऑफ ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, क्वेश्चन नंबर 81 अगर वो सेम क्वाड्रेटिक फॉर्म इज द सेम बनेगी। 82 में द रैंक ऑफ ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स की पावर टी एक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइगन वैल्यू द सिमेट्रिक, तो क्वेश्चन नंबर 82 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो आपको बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, नॉन जीरो। क्वेश्चन नंबर
अब यहाँ पर चलते हैं लेके 83। द रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स की पावर ए एक्स इज पॉजिटिव डेफिनेटिव एंड ओनली यदि द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए आर ऑल। क्वेश्चन नंबर 83 ए बन जाएगा, पॉजिटिव होने चाहिए सभी। क्वेश्चन नंबर 84 द रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स की पावर टी एक्स इज पॉजिटिव डेफिनेटिव यदि एक्स की पावर टी एक्स इक्वल टू किसका होना चाहिए भाई, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 84 पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 85 द बाइलिनियर फॉर्म, ये बाइलिनियर फॉर्म है, ये क्या कहलाएगी, 85 क्वेश्चन है भाई, ये बाइलिनियर फॉर्म आपकी सिमेट्रिक कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलिए, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स की पावर टी एक्स पॉजिटिव डेफिनेटिव एंड ओनली पे द लीडिंग प्रिंसिपल माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए और ऑल। क्वेश्चन नंबर 86 बन जाएगा आपका पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 87 द रैंक ऑफ ए बाइलिनियर फॉर्म इज डिफाइंड एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म इज एनी ऑर्डर्ड बेसिस दिस स्टेटमेंट इज। तो ये स्टेटमेंट कैसे कहलाएगा भाई, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है क्या, कि द रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, जो बाइलिनियर फॉर्म की रैंक है, एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म इज ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, ऑर्डर्ड बेसिस के रैंक की बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है एन एक्सप्रेशन में दो रही जो एक्सप्रेशन है ये इज कोल्ड ए। कोई क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली आपने पढ़ा भी होगा, जो इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर डबल्स या आपको समीशन गिवन अगर ये है तो ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनता है। क्वेश्चन नंबर 89 ये फिर से आ गया आपका, ये फिर से क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इस टाइप को जब भी क्वेश्चन में कुछ भी देखने को मिल जाए ना आपको, तो कैसे बन जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैट्रिक्स के बारे में पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो बन जाएगा आपको बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सा मैट्रिक यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। 91 जो क्वेश्चन बन जाएगा ये बन जाएगा 1 2 2 5। क्वेश्चन नंबर 92 राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर ए होना चाहिए 92 का। 92 का क्या होना चाहिए भाई, ए होना चाहिए। तो देखते हैं क्या बनेगा 92 में। 92 में 92 क्वेश्चन जो था यहाँ पर वो क्या बनना चाहिए, हाँ यहाँ पर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू 1 -1 -1 2 देन इट्स रैंक इज गिवन बाय। तो जो रैंक है वो कैसे गिवन होगी यहाँ पर 93 की, 93 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 यूजिंग लैग्रांजेस रिडक्शन रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म x1 x2 टू ए डायगोनल फॉर्म में बन जाएगा। 94 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो इज द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 95 इफ यदि VF इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस है देन इट इज कॉल्ड ए यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा। इफ यदि 95 हो जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 96 बन जाएगा इफ यदि VF इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन इट इज कॉल्ड ए यूनिटरी स्पेस कहलाएगा। इफ यदि क्वेश्चन नंबर 96 बन जाएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर। भाई ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी, जरा इनको सोल्व करके देखते रहना। इफ यदि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF द वेक्टर अल्फा इज 0 देन अल्फा कोमा अल्फा ये 0 बन जाएगा आपका। डायरेक्टली याद रखिए अल्फा अल्फा के बीच की डिस्टेंस 0 बन जाएगी क्योंकि अल्फा 0 है। इफ इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस में VF में जो अल्फा जमा बीटा का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू किसके बन जाएगा, 98 का यहाँ पे पूछा गया है सी। तो देखिए जो दो को जोड़ कर नॉर्म लेगी तो अलग अलग को जोड़कर नॉर्म लेंगे तो उससे छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है द नॉर्म ऑफ अल्फा अल्फा यहाँ पे गिवन है 3 4 r स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द यूजुअल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज। क्वेश्चन नंबर 99 बन जाएगा डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स हमारे गिवन है कि अल्फा बीटा ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट कहलाओगे इफ एंड ओनली यदि यहाँ पर 100वां क्वेश्चन जो हो जाएगा इफ एंड ओनली यदि अल्फा कॉमा बीटा अगर मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस लेता हूँ और उसका मॉडुलस अगर मैं लेता हूँ तो इक्वल टू कहलाएगा अल्फा का नॉर्म इनटू बीटा का नॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको 2025 जो 2024 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हुआ। तो अगर आपको और भी किसी पर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपका जो आपको है वो बेल आइकन दबा लीजिए, आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।